I hope I'm audible to you all. So I'm sharing my screen and let's begin with imperfect, the past continuous tense. मेरी स्क्रीन विजिबल है, चैट सेक्शन दिख रहा है? चलिए अब सब ध्यान देना है, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से आपको इस टेंस के बारे में सीखना है। अभी तक हम पासे कंपोजे यूज करते थे, ठीक है? जब पासे कंपोजे हमारे पास होता था तो हम उस एक्शन की बात करते थे जो पास्ट में शुरू हुआ और खत्म हो गया। तब रूल होता था सब्जेक्ट प्लस एत्र और अवुआर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये हमारा रूल होता था कि हम या तो एत्र यूज करते थे, अवुआर यूज करते थे, फिर हम एकॉर्ड्स यूज करते थे विद एत्र। ओके, अब हमें आगे देखना है कि एम्पार्थी का यूज कब किया जाता है। पास्ट का हम यूज कब कर रहे थे, पास्ट टेंस का यूज हमने किया है जब कोई एक्शन पास्ट में ही शुरू होता है और खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, yesterday आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड, मैं कल मिला, मिलकर बात खत्म। ठीक है, आई ईट एन एप्पल, आई डांस्ड, आई लाफ्ड, आई स्माइल्ड, लाइक दैट। अब एम्पार्थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज कब किया जाए या इम्परफेक्ट टेंस का कब यूज किया जाए, इस टेंस को, एम्पार्फे को कई बार हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं या फिर हम इसे कई बार इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। That is known as past continuous or imperfect tense. Noted? Can I continue? चलिए, so the first point जो आप भी नोट करेंगे, the imperfect tense in French or the imperfect is used to express in the past। अब क्या क्या चीजें एक्सप्रेस करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, द इम्परफेक्ट टेंस इन फ्रेंच और द imperfect is used to express in the past। क्या क्या चीजें एक्सप्रेस करता है? सबसे पहले नंबर वन, इट विल एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग। अभी पहले लिखते जाओ, फिर हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग और ये सब क्या होता है। अ स्टेट ऑफ बीइंग, तो इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट हम यूज करते हैं फॉर डिस्क्राइबिंग अ स्टेट ऑफ बीइंग। उसके बाद अ फीलिंग और an emotion in past। Number three, a repetitive, continual or habitual action। Number four, a description or condition in the past। And the last, it is used to describe an action which is interrupted by another action। पहले पॉइंट्स नोट कीजिए, फिर एक एक करके समझते हैं। Can I start discussing them? People, can I begin? Just a second, sir.
Done, sir. ठीक है, तो अब हम पासे कंपोजे की बात कर रहे थे और हमें पता चला कि पासे कंपोजे हम उस समय पर लगाते थे जब कोई भी काम शुरू हुआ और खत्म हो गया एक प्रिसाइज टाइम पर, है ना। कल 2 बजे मैं मेट्रो स्टेशन गई थी, कल मैं 4 बजे रेस्टोरेंट गया था, मैं कल उससे मिला और फिर हम मूवी देखने गए, ठीक है। या फिर आप बोलते हो कि कल मैं यूनिवर्सिटी गई, कल मैं 4 घंटे लगातार नहीं, कल मैंने 4 घंटे पढ़ाई की, ठीक है। कल मैंने खाना खाया और मैं सो गया। तो ये एक्शंस खत्म हो गए, शुरू हुआ और खत्म हो गए एक पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। लेकिन जब एम्पार्फी होता है, इम्परफेक्ट होता है, ठीक है, जब पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, तो इसका यूज हम कब कब करेंगे? सबसे पहली बात, जब पास्ट में कोई स्टेट ऑफ बीइंग हो। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि आप अपनी साइकोलॉजिकल या फिजिकल स्टेट बता रहे हैं, अपने मानसिक स्थिति या अपनी शारीरिक स्थिति बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप पास्ट में बता रहे हैं दैट आई एम अनवेल, आई एम सिक, तो वो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है कि आप कैसे हैं, आपकी मानसिक या शारीरिक स्थिति कैसी है, आपकी साइकोलॉजिकल या फिजिकल स्टेट क्या है, ठीक है। दैट इज स्टेट ऑफ बीइंग। तो जब भी पास्ट में आप अपनी कंडीशन बता रहे हैं, अपनी स्थिति बता रहे हैं, अपनी मन की स्थिति या फिर आपकी फिजिकल बॉडी की स्टेट जब भी आप बता रहे हैं, तो आप एम्पार्थी यूज करेंगे। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, अभी सिर्फ समझना है। तो स्टेट ऑफ बीइंग समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। अब पास्ट में कभी भी इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, आई वॉज हैप्पी yesterday, आई वॉज इमोशनल yesterday, आई वॉज वेरी सैड yesterday, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी इमोशंस हैं, ठीक है। तो आप जब भी फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करोगे, आप एम्पार्थी यूज करोगे, पासे कंपोजे यूज नहीं करोगे। अभी तक जब भी आप लिखते थे आई वॉज हैप्पी, आप पासे कंपोजे का यूज कर रहे थे, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, हमें वेट करना था एम्पार्थे का, ठीक है। तो अब जब भी आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे, अपने राइटिंग स्किल्स में भी करोगे, आपको एम्पार्थे ही यूज करना है। नंबर 3, हम कब यूज करेंगे एम्पारफे? जब कोई काम रिपीटेटिव हो, कॉन्टिन्यूअल हो या हैबिचुअल हो। जैसे कोई भी काम पास्ट में हैबिचुअली जब होता है, तब आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं, रेपिटेटिव होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, yesterday I was doing my homework for 4 hours, ठीक है। या फिर when I was a kid I used to go to my nani's place, when I was a kid I used to go to my nani's place। तो यहाँ पर क्या रिपीटेटिव है? या फिर when I was a kid during the summer vacation, when I was a kid during the summer vacation, I used to go to my nani's place। Now tell me, what is the repetitive thing here? Going to Nani's place. Going to nani's place every summer vacation। तो जब आप छोटे थे, आप हर छुट्टी में नानी के घर जाते थे, दैट इज रिपीटेटिव। तो पास्ट में काम रिपीट हो रहा है, ठीक है। When I was a kid, I used to watch cartoons every day। When I was a kid, I used to watch cartoons every day। That becomes a repetitive action, that becomes a continual action, that also becomes a habitual action। वो आपकी हैबिट होती है ना। तो जब भी पास्ट में किसी हैबिट को डिस्क्राइब करोगे, किसी रेपिटेटिव एक्शन को एक्सप्रेस करोगे, तो एम्पार्थी यूज करना है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है डिस्क्रिप्शन और कंडीशन इन द पास्ट। जब आप पास्ट में डिस्क्राइब करोगे किसी को भी, कोई भी डिस्क्रिप्शन, वेदर यू आर डिस्क्राइबिंग समवन और समथिंग, आप एम्पार्थी यूज करोगे। yesterday I went to the cinema hall and it was empty। तो जब आप लिखोगे इट वाज एम्प्टी, तो इट वाज एम्प्टी के लिए आपको एम्पार्थी यूज करना पड़ेगा। yesterday I met my friend निखिला and she was wearing a beautiful sari, ठीक है। तो उस केस में भी मैं एम्पार्थी यूज करूंगा, क्यों? बिकॉज आई एम डिस्क्राइबिंग हर। So whenever we are doing the description in past, we always have to use imperfect, not passive composite। Understood? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद लास्ट सिचुएशन, an action which is interrupted by another action। Yesterday Harshita was studying sincerely, but all of a sudden somebody knocked at the door। तो क्या हुआ यहाँ पर? किसी काम ने किसी को इंटरप्ट किया? Yes, sir. Yes, sir. किसने किसको इंटरप्ट किया? Harshita and someone जो हाँ, तो हर्षिता was studying sincerely और seriously when somebody knocked at the door। तो जिसने नॉक किया, जो इंटरप्ट कर रहा है, वो पासे कंपोजे होगा।
और जो इंटरप्ट हुआ है, जो एक्शन इंटरप्ट होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूस आई मीन इम्पारफे होगा। जो एक्शन इंटरप्ट हुआ वो एम्पारफे होगा, और जिसने इंटरप्ट किया वो पास से कंपोज होगा। ठीक है, कौन इंटरप्ट हुआ? हर्षिता वाज स्टडिंग सिंसियरली, तो हर्षिता इंटरप्ट हुई। ठीक है, तो हर्षिता का जो एक्शन था दैट इज एम्पारफे, और जिसने इंटरप्ट किया नॉक एट द डोर वो पास से कंपोज है। ठीक है, राहुल वाज ड्राइविंग पीसफुली, suddenly an animal passed by. ठीक है, an animal passed by suddenly when Rahul was driving peacefully. तो Rahul was driving peacefully, वो continual action था, लेकिन all of sudden a dog passed by. ठीक है, so that becomes passive composing. I was um, I was talking to the director. I was talking to the director when the landline rang. I was talking to the director when the landline rang. तो मेरा काम चल रहा था कि मैं बात कर रहा था, बट ऑल ऑफ सडन मेरी जो बात चल रही थी डायरेक्टर से, उसे इंटरप्ट किया लैंडलाइन ने। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर? ठीक है, और यू कैन टेक अनदर एग्जांपल। आई वाज ईटिंग पीसफुली व्हेन यू केम। जब तुम आए उसे मैं शांति से खा रहा था। ठीक है, तो जब तुम आए दैट इज पासिव कंपोजिशन, मैं शांति से खा रहा था दैट इज एम्पार्फे। तो यहाँ पर हमें पता चला, अभी हमने सिर्फ ये केसेस देखे हैं कि हम एम्पार्फे का यूज किन किन कंडीशंस में करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी फॉर्मेशन पर आते हैं। फॉर्मेशन पर है उससे पहले आप मुझे बता दो, सब समझ में आ गया है? मानसी, गायत्री, हर्षिता? Yes, sir. चलिए अब फॉर्मेशन देखते हैं। आई होप माई स्क्रीन इज स्टिल विजिबल। Yes, sir. ठीक है, नाउ अब कैसे फॉर्मेशन करें? ठीक है, इमेजिन that there is a verb like parley. Okay, imagine that there is a verb like parley. Conjugate the verb with no pronoun only. ध्यान से समझना है। With no pronoun in present. तो हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले मान लीजिए मैंने आपको वर्ब दी पार्ले, क्या करना है? कॉन्जुगेट द वर्ब विद नो प्रोनाउन इन प्रेजेंट। हम कर पास्ट रहे हैं, लेकिन मदद हम प्रेजेंट टेंस की भी लेने वाले हैं। क्या करना है? कोई भी वर्ब है, उस वर्ब को लो, उसे नो के साथ कॉन्जुगेट करना है प्रेजेंट में, जैसे नो पार्लो। हो गया, नो पार्लो। ठीक है, नो पार्लो। अब क्या करना है? इट वॉज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, नाउ रिमूव ONS and we are left with the radical PARL। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद द रेडिकल PARL। तो ONS हटाने के बाद जो पार्ट बचता है उसे रेडिकल बोलते हैं। आप इसे रिमेनिंग पार्ट बोल सकते हो, रिमेनिंग वर्ब बोल सकते हो, बट इन पर्टिकुलर लैंग्वेज वी कॉल इट रेडिकल। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, पहले नो के साथ कॉन्जुगेट कर रहे हैं, फिर ONS हटा रहे हैं, फिर रिमेनिंग पार्ट रख रहे हैं। इट हैज अ रीजन, अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इट हैज अ पर्टिकुलर रीजन। अब क्या करना है? ठीक है, नंबर 3, conjugate the radical PARL
विद ऑल द प्रोनाउंस। तो जो रिमेनिंग पार्ट था सारे प्रोनाउंस के साथ लिख देंगे हम। जैसे je parle, tu parles, elle parle, nous parle, vous parle, elle parle। यहां तक का केस समझ में आया है? कोई कंफ्यूजन? बताइए मानसी, हर्षिता, मुकेश। Yes, sir. ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? नाउ रिमूव ONS, देन वी आर लेफ्ट विद द रेडिकल PARL। इतना काम हमने कर लिया। इसको करने के बाद हमारा फोर्थ पॉइंट, एड द फॉलोइंग एंडिंग्स। आपको कुछ एंडिंग्स प्रोवाइड की गई है यहाँ पे, आपको उन्हें ऐड करना है। व्हाट आर दीज एंडिंग्स? ध्यान दीजिए। AIS, कॉमा, AIS, कॉमा, AIT, IONS, IEZ, AIENT। इन एंडिंग्स को हमें ऐड करना है। ठीक है, अब ये जो हमारा वर्ब थी, यहाँ देखो, कुछ नहीं लिखना अभी, है ना? इस पार्ट को हमने एज इट इज उठा लिया। पहले ऐड करना है AIS, फिर AIS, फिर AIT, IONS, IEZ, AIENT। एंड वी आर डन। पहले इतना कॉपी करो, फिर बात करेंगे। बहुत सारे डाउट्स अभी मन में, मुझे पता है। हो गया? Done, sir. ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अगर कहीं भी कोई भी डाउट है आप मुझे बताइए। नो। ठीक है, तो अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? पहले तो हम ट्रांसलेशन की बात करें। हम पास्ट में है। je parlais, tu parlais, il elle on parlait, nous parlions। अब IONS किया है तो nous parlions, parlions, parlions। vous parliez, अब parler नहीं रहा ये, parliez। il elle parlait, meaning I was speaking, you were speaking, he was speaking, she was speaking। कॉन्टिन्यूअस में आना है। ठीक है, वी वर स्पीकिंग, यू वर स्पीकिंग एंड दे वर स्पीकिंग। तो जैसे आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, आई वाज डांसिंग, आई वाज ईटिंग, है ना? वॉज वर आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस ING आता है। ऐसे आपने किया, आई वाज स्पीकिंग। एक पॉसिबिलिटी ट्रांसलेशन की ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी, आई यूज टू टॉक, यू यूज टू टॉक, ही यूज टू टॉक, लाइक दैट। Okay, when I was in Japan for my scholarship, I used to talk to my mother every day in India। ठीक है, सो आई यूज टू टॉक के लिए आई विल यूज द पार्ले। ठीक है, या फिर अगर मैं पास्ट कंटिन्यूअस में बात करूं, व्हेन yesterday when you were calling, I was speaking to my mother। ठीक है, सो आई वाज स्पीकिंग के लिए भी हम जो पार्ले यूज करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम खुद देखेंगे कि हम इसे आई वाज स्पीकिंग की फॉर्म में ट्रांसलेट करें या आई यूज टू स्पीक की फॉर्म में करें, लेकिन दोनों के लिए यूज हमें पार्ले ही करना है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे
कि हमने किया था नो पार्लों, ठीक है, फिर ओ एन एस हटाया। इससे तो हम सिंपल कर लेते कि हम ज पार्ल करते, ठीक है, फिर उसके बाद हम ई हटा देते, और ई हटाने के बाद भी ए एस कर सकते थे, है ना? ऐसा लगा आप में से किसी को? देखो ऐसा क्यों नहीं किया हमने, इसके पीछे रीजन क्या था? चलो पार्ले तो एक सिंपल वर्ब है, हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन फिर हमारे पास वर्ब आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल कोनेत्र, जिसकी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट टेंस में रो के साथ होती है ज कोने, है ना, सिंगल एस, और नु के साथ होती है नु कोने सॉ डबल एस। तो इसलिए जब हम एम्पार्फे फॉर्म करेंगे, हम नु के हिसाब से करेंगे, हम नु के हिसाब से करेंगे, तो हम सिर्फ ओ एन एस हटाएंगे एंड वी विल गेट डबल एस। नाउ डिड यू गेट द पॉइंट? इसलिए हम नु के साथ करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिए। इसके अलावा देखो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स टेक द वर्ब दवुआर। अगर हम ज के हिसाब से करें इट इज ज दुआ, लेकिन अगर हम नु के हिसाब से करें इट्स नु दवो। दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो इसीलिए एम्पार्फे फॉर्म करते समय नु दवो होता है, नु हटा देते हैं, ओ एन एस भी हटा दिया, और फिर उसके बाद ए आई एस, ए आई टी, आई ओ एन एस, लाइक दैट। आगे समझ में सबको? गायत्री, हर्षिता, आर्या, Yes, जसिका, मुकेश। The war point. डबुअर वन, शुड आई रिपीट द डबुअर वन? Yes, sir. देखो अगर हमारे पास वर्ब है दबुआर, है ना, अगर अभी ये बात हो रही है कि हम इसे नु के साथ ही स्पेसिफिकली क्यों कॉन्जुगेट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम जो के साथ करेंगे, जो के साथ होता है ज दुआ, नु के साथ कॉन्जुगेशन होती है नु दवो, तो दोनों में डिफरेंस आ गया, इसलिए सारी ही वर्ब्स को हम नु के हिसाब से लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर Yes, हम sir. फिर ये ओ एन एस हटाकर ए आई एस, ए आई एस, ए आई टी ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है गायत्री? Yes, sir. चलिए, तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि फॉर्मेशन क्या थी। अब मैं आपको एक वर्ब देता हूं, आप सब मुझे फॉर्म करके दिखाओ पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अ बेसिक वर्ब। पहले ले लो आबीते, चलो पहले मुझे आबीते करके दिखाओ, ठीक है, फिर उसके बाद एक आई आर वर्ब दे रहा हूं फिनीर, इसे करके दिखाओ, फिर आरी वर्ब है आतौंद्र, ये लो, इन तीनों वर्ब को मुझे कॉन्जुगेट करके दिखाओ। कैसे करना है? तीनों को पहले नु के साथ कॉन्जुगेट करो, ठीक है, नु के साथ कॉन्जुगेट करने के बाद ओएनएस को हटा देना है, और जो रिमेनिंग पार्ट है उस रिमेनिंग पार्ट के साथ आपको ए आई एस, ए आई एस, ए आई टी, आई ओ एन एस, आई ई जेड, ए आई ई एन टी को ऐड करना है। सबको टास्क समझ में आ गया है? हर्षवर्धन गौर, आप समझ पाए हो क्या करना है? Yes, sir. चलिए आगे बढ़िए। मुकेश, नंदना, Yes, sir. चलो अब जो जो वर्ब्स मैंने दिए हैं इनका नु के साथ कॉन्जुगेशन ढूंढना है प्रेजेंट टेंस में। चलिए इसको करके फटाफट से आप मुझे ग्रुप पर भेजने वाले हैं, पिक्चर क्लिक करके, बहुत जल्दी, फिर थोड़ा सा ही हमारे पास काम बचेगा और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है।
Sir, Yes, Mansi. sir, we remove just only ONS. Yes, Mansi, you just have to remove. मुकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। मुकेश, आप आ जाओ फिनीर वर्ब में। फिनीर वर्ब में नू के साथ FINI डबल एस के बाद क्या आना चाहिए मुकेश? रूल के हिसाब से ए आई आई। ए आई ए नहीं आएगा। आई AIT फिर IONS है, IONS। ठीक है, डबल एस के बाद आई ओके सर। आई ऐड करो। ऐसे अतौंद्र में आ जाओ नू के साथ। आपने वहां ए लगाया डी के बाद नहीं, नू के साथ सिर्फ IONS। ठीक है। राहुल, अतौंद्र का नू कहाँ है? अतौंद्र वर्ब में नू के साथ कॉन्जुगेट नहीं किया। वो तो प्रेजेंट में है। वो तो प्रेजेंट में है। नंदना, फिनीर में गड़बड़ किया आपने। फिनीर को जब आप नू के साथ कॉन्जुगेट करते हो, FINI डबल एस,
डबल एस ओ एन एस होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट की कॉन्जुगेशन ही ली तो मतलब एम्पार्फे भी गया, ठीक है, केयरफुल देयर। ऑल राइट, चलिए तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आप में से काफी सारे लोगों ने अपनी कॉन्जुगेशंस मेरे साथ शेयर की हैं। रवि ने भेजा है, रवि की भी आंसर्स देखते हैं। ठीक है, रवि नो के साथ जब कॉन्जुगेट कर रहे हो ना, तो वो आई ए एन एस ज्यादा दिख रहा है मुझे, आबीती में भी अतौंद्र में भी। आई ओ एन एस होना चाहिए क्लियरली, आई ओ एन एस, ठीक है। ओके रवि, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, हमने कॉन्जुगेशन सीख ली है, ओके। तो जितने भी आई आर वर्ब्स होंगी उनको भी ऐसे हैंडल करना है, आर ई वर्ब्स को भी ऐसे ही हैंडल करना है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मेन एक्सेप्शन मान लीजिए यहाँ पर जो है, ठीक है। बाकी सारी वर्ब्स को आप ऐसे डील करोगे। एक्सेप्शन ध्यान दीजिए, और वो एक्सेप्शन है एत्र। जब एत्र को करना होगा तो कैसे किया जाए? एत्र इज द ओनली वर्ब which will be conjugated differently. We are not following the new rule. तो अभी तक जो हम नो रूल फॉलो कर रहे थे कि नो के साथ कॉन्जुगेट किया और हो गया, नहीं, वो वाला यहाँ हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर आपको एक इनिशियल दे रहे हैं हम, ठीक है। क्या इनिशियल है? एत्र वर्ब कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर जो इनिशियल है वो इनिशियल होगा ए एंड टी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये वाला ई विद एक्सेंट और टी, ये आपका इनिशियल है जो आपको सबके साथ फॉलो करना है। जैसे जे अपोस्ट्रॉफ ई टी, ट्यू ई टी, फिर इल ई टी, नो ई टी, वो ई टी, एल एल ई टी, ठीक है। ये इनिशियल लिखने के बाद फिर हम क्या ऐड करें यहाँ पर? क्या ऐड करूं? यस, ए आई एस, ए आई एस, ए आई टी, आई ओ एन एस, आई ई जेड, ए आई ई एन। तो बस सिर्फ यही एक्सेप्शन ध्यान रखने वाली चीज है, क्या कि जब एथर वर्ब आएगी हम नो रूल फॉलो नहीं करेंगे। एथर के लिए हमें एक इनिशियल दिया गया है और वो क्या है? ईटी। एथर की स्पेलिंग भी ईटी से ही स्टार्ट है, बट ई के ऊपर एक्सेंट चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। नोट करो, फिर मैं प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ। सर इसमें सर ट्यू वाला एक बार देखना, उसमें सर दो वोवल नहीं हो रहे हैं, यू और नहीं, ई। ट्यूब के साथ हम सर रूल वहाँ फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो के साथ हमें अपॉस्ट्रोफ लगाना होता है, ट्यूब के साथ हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। All right. So अब the pronunciation jete, jete, tiu ete, il elle était, nous étions, vous étiez, il elle étaient, ठीक है। मीनिंग जेते आई वॉज, तो ये आपका ओरिजिनल आई वॉज है। अभी तक आप जब भी आई वॉज लिखते थे ना, आप ऐसे लिखते थे, एक्सेप्ट किया जाता था, बट वी नॉर्मली डू नॉट यूज दिस, ठीक है। बेसिक लेवल पर कराया जाता है, फिर उसके बाद जब भी वॉज की बात आएगी वी प्रेफर कि आप जेते यूज करें। तो अगर आप बोलना चाहते हैं येस्टरडे आई वॉज हैप्पी,
जेते, ये वाला जेते, ठीक है, ये ध्यान रहे आपको। जेते इज आई वॉज, ट्यू एते यू वर, इल एते ही वॉज, एल एते शी वॉज, nous étions we were, vous étiez you were, and the last one ils étaient they were। ठीक है, हो गया? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? क्या कंटिन्यू? चलिए, अब इसके अलावा एत्र के अलावा आपको सिर्फ 3 वर्ब्स पर और ध्यान देना है। वो है फालुआर, प्लवुआर, और बहुत मेहनत नहीं है यहाँ पर, बहुत छोटा सा काम है, नजरे। इनका मीनिंग क्या होता है? फालुआर का मतलब होता है मस्ट, प्लवुआर का मतलब होता है टू रेन, नजरे का मतलब होता है टू स्नो। क्या हम बोलते हैं? आई स्नो, आई रेन, कैन वी से दैट? है ना? अब ये जो तीनों वर्ब्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इल के साथ कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है, हमेशा इल के साथ। जैसे कि वन मस्ट या इट इज मस्ट, हम ऐसे बोलते हैं। तो फालुआर का जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा वो होगा इल, एफ ए डबल एल, वर्ब से हम एफ ए डबल एल ले रहे हैं, और इल है तो इल के साथ हम ए आई टी ऐड करते आए हैं। फिर प्लवुआर, प्लवुआर में हम फिर से ले रहे हैं पी एल ई यू वी, हम वर्ब में से ही उठा रहे हैं, एंड में से ओ आई आर हटाया है और फिर ए आई टी। नजरे, यहां से फिर एल लिया, एन ई आई जी ई, यहां ई ऐड करने की जरूरत है, ए आई टी, सिंपल। और यहाँ हमारा जो भी काम था एम्पार्फे का खत्म हो गया है। अब सिर्फ आपको मैं जो 5 स्टेटमेंट्स मैंने पहले लिखकर दी थी आपको, उन सारी स्टेटमेंट्स को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, बाकी हमारा एम्पार्फे का काम खत्म। कोई बहुत सारे रूल्स नहीं फ्यूचर सैम्पल की तरह या पासे कंपोजे की तरह, सिर्फ एत्र याद रखना है, फालुआर प्लवुआर नजरे का ध्यान रखना है, दैट्स इट। सो इल फाले इट वाज मस्ट, इल प्लवे इट वाज रेनिंग, इल प्लवे इट वाज रेनिंग, इल नजरे इट वाज स्नोइंग, बर्फ गिर रही थी। एनी कंफ्यूजन? हर्षिता, राहुल, गायत्री? नो सर। चलिए, अब ध्यान दीजिए, सिर्फ वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर। जब शुरू किया था तो मैंने बोला था कि एम्पार्फे का यूज इन 5 सिचुएशंस में होता है। तो सबसे पहला सिचुएशन दिया था आ स्टेट ऑफ बीइंग। अब मैं इन सबको प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। आ स्टेट ऑफ बीइंग, तो जब आप बीमार होते हैं साइकोलॉजिकली या मेंटली या फिजिकली, जो भी आपकी स्टेट होती है, तब आप पास्ट में इसका यूज करते हैं। जैसे अब इंग्लिश में सेंटेंस है माई सिस्टर वॉज सिक, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, आप स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हो, किसी की स्थिति बता रहे हो। सो मास्टर इत्ते मालाद, अभी अभी एत्र वर्ब किया है ना हमने, ये देखो, इते वॉज, इल इते एल इते, मास्टर इते मालाद। एनी कंफ्यूजन हियर? ठीक है, सेकंड नंबर पे मैंने आपको दिया था अ फीलिंग और एन इमोशन इन द पास्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वर वरिड, द स्टूडेंट्स वर वरिड, जब एग्जाम होता है तो क्या होता है, यू नो, दे आर वरिड, सो द स्टूडेंट्स वर वरिड, ये हो गया उनका एक फीलिंग। इल जेते एंकिए, इल जेते एंकिए, द वर्ड एंकिए हियर, दिस इज वरिड। और इमोशन अगर शो करूं, माई मदर वॉज वेरी हैप्पी, मामे इते थे अरज, अरज या फिर कौनतौन, दोनों का मतलब हैप्पी होता है।
तो यहाँ पर फीलिंग और इमोशन की बात हो गई। नंबर 3 मैंने आपको दिया था रेपिटेटिव, कॉन्टिन्यूअल और हैबिचुअल एक्शन। सो यहाँ देखो, every day I used to leave home at 8। हर दिन मैं 8 बजे घर छोड़ दिया करता था। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअल एक्शन हो गया tous les jours je quittais। ठीक है, वर्ब यहां पर मैंने यूज की है कीते। कीते का मतलब टू लीव और टू क्विट होता है, उसको je के साथ कॉन्जुगेट किया है। je quittais la maison à 8 heures। ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेमिक वी यूज टू स्टे इन द हाउस। डू यू रिमेंबर? ड्यूरिंग द पेंडेमिक, द कोविड पेंडेमिक, वी यूज टू स्टे इन द होम। यस और नो? Yes, sir. So how do we write that? So that was repetitive। हर दिन यही हो रहा था कि हमें घर में ही रहना है। tous les jours pendant la pandémie nous restions à la maison। So every day during the pandemic we used to stay at home। Pandémie, this is pandemic। Okay, now इसके बाद number 4, a description in past। जैसे the room was empty, the room was empty। la salle était déserte, déserte is empty। ठीक है, empty और uninhabited। ठीक है, it can also be uninhabited। Okay, just a second, please avoid the spelling। Okay, oh god, I again wrote it wrong। This is the correct one। चलिए आगे बढ़ते हैं। An action which is interrupted by another action। I was studying when someone knocked at the door। तो यहां पर j'étudiais j'étudiais quand quelqu'un a frappé à la porte। étudier वर्ब, ध्यान दो, étudier is the verb। नो के साथ जब कॉन्जुगेट करते हो, नो एट्यूडियों, ये कॉन्जुगेशन होती है, इसमें ऑलरेडी आईओएनएस होता है, तो आपको सिर्फ ओएनएस हटाना है। ठीक है, ध्यान रहे, ओएनएस हटाने के बाद फिर एआईएस।
तो दो दो आई देखकर कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर। अब जब नू के साथ ऐसे करोगे ना, तो नू जित्युदी ऑलरेडी एक आई है और एक और IONS आपका ऐड हो जाएगा। ये मत सोचना कि एक आई ऑलरेडी है तो मैं अपना आई हटा देता हूँ, नहीं, यहाँ पर आई एक्स्ट्रा जो है वो रहेगा ही रहेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, सब समझ में आ गया है? चलिए, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि इसकी एक्सरसाइजेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उन्हें कंप्लीट करके रखेंगे, ठीक है? दूसरी बात ये कि कल सैटरडे है और कल की क्लास में हम ओरल प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत ज्यादा, ठीक है? सो हर्षिता, यू मस्ट बी हैविंग योर क्लासेस। Yes, sir. ऑल राइट, बट इन एनी केस आई हैव टू कंटिन्यू विद द क्लासेस। अब कल की ओरल क्लासेस के लिए क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आप सबको आपके ग्रुप में एक लिस्ट भेजने वाला हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। उन सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में उतारिए और उन क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर कीजिए बिल्कुल क्लियरली। चाहे कितना ही बेसिक क्वेश्चन क्यों ना हो, उसका आंसर आपकी नोटबुक में होना ही होना चाहिए। वो करने के बाद आप मुझे अपना वो सारा काम भेजने वाले हैं व्हाट्सएप पर पर्सनल चैट में। मैं सारे आंसर्स चेक करूंगा कि आपने क्या गलत लिखा है, क्या सही लिखा है। उसको मेमोराइज कीजिए, ठीक है? तो आपका प्रेजेंटेबल लिखोगे आप सबसे पहले पेज पर, फिर जो क्वेश्चंस मैं भेज रहा हूँ उन सबके आंसर्स लिखोगे आप। उन्हें लिखने के बाद आप मुझे भेजने वाले हो और कल जब ओरल क्लास होगी उससे पहले वो याद हो जाना चाहिए, पहली चीज ये। दूसरी चीज, मैं आपके साथ 20 to 30 वर्ड्स भी शेयर करूंगा। वो 20 to 30 वर्ड्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उनके सेंटेंसेस, आई मीन क्वेश्चंस बनाकर भी आप मुझे भेजोगे और उनके करेक्शंस भी मैं आपको जल्दी से जल्दी भेजूंगा, ताकि कल की क्लास जब हो उस समय पर आप सिर्फ और सिर्फ सुनाएंगे। अब कल की क्लास कैसे होगी? ऐसा नहीं होगा कि आप सब एक साथ क्लास में आएंगे, नहीं। कल की क्लास के लिए आप सबको स्लॉट्स दिए जाएंगे, हर स्टूडेंट को 5 to 7 मिनट्स या 5 to 10 मिनट का स्लॉट दिया जाएगा और आप अपने स्लॉट के टाइम ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है? कल की जो क्लास शुरू हो जाएगी अराउंड 2 बजे या 3 बजे शुरू होगी और ये सारा प्रोसेस करने में मुझे तो 3-4 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन जब आपका जो स्लॉट आएगा 10 मिनट का, आप उस 10 मिनट के स्लॉट में ही ज्वाइन करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस देंगे, अपने मिस्टेक्स जानेंगे और फिर चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो किसी को 2 घंटे रुकने वाला काम नहीं है, 3 घंटे वाला काम नहीं है। आई विल बी देयर फॉर आवर्स एंड आवर्स, बट आपको 5 से 10 मिनट या 15 मिनट जो भी देना होगा मेरे साथ वो आपके स्लॉट के हिसाब से देना होगा। Is that clear? This is how I have been working. जब भी ऑनलाइन क्लास, आई मीन लास्ट 2 years से जब ऑनलाइन हुआ है, तो दिस इज हाउ आई हैव बीन डीलिंग विद ऑल द स्टूडेंट्स अराउंड द एंड ऑफ द कोर्स। तो इस तरीके से आपकी मेरे साथ पर्सनल कम्युनिकेशन होगी, एक एक चीज पर मैं काम करूंगा बिल्कुल बारीकी के साथ, चाहे वो आपका प्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे वो वर्ड्स हो। जो काम मैंने दिया है वो आपको जरूर मुझे सबमिट करना है ताकि मैं उसको करेक्ट करके आपको लौटा सकूं और आप उससे आपके इस पर्सनल कम्युनिकेशन से पहले आप उसे तैयार कर पाए। तो प्लीज प्लीज देखो, अगर मैं आपके लिए इतना एफर्ट डाल रहा हूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी अपनी तरफ से एफर्ट डालें। अगर कोर्स की बात करें, टू बी ऑनेस्ट, सारे कॉलेजेस में कोर्स खत्म हो चुका है, सब जगह खत्म हो चुका है, सब जगह पढ़ाई भी बंद हो चुकी है। कॉलेजेस ने क्लियरली बोल दिया है कि अब स्टूडेंट्स को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, ठीक है? लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है। आई गो टिल द एंड, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि मेरे स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड है, आई नेवर लीव बिफोर दैट। तो अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट डाल रहा हूँ तो आप सब भी, अब 15-20 दिन बचे हैं, ठीक है? अभी 15-20 दिन के लिए अगर डटकर मेहनत कर लोगे ना तो एग्जाम बहुत आराम से देकर रहोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, चलिए मैं आपके साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स और जो वर्ड्स हैं भेज रहा हूँ। आपको सिर्फ उन सब के आंसर प्रिपेयर करके मुझे दोपहर के देखो, अगर अभी समय है आपके पास, रात को 11, 12, 1 बजे तक भेज दोगे, बहुत अच्छी बात है। जितनी जल्दी भेजोगे उतनी जल्दी मैं आपका आपका काम आपको वापस दूंगा और आपको मेमोराइज करने का टाइम मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग मुझे अपना काम लेटेस्ट कल दोपहर 12 बजे तक हर हाल में भेज देना। आपका काम आते ही 1 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको आपके आंसर्स लौटा दूंगा, ठीक है? अब 12 का मतलब ये नहीं कि आप लोग 12 बजे ही भेजो, जिसका काम जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी दे देना, मैं उतनी ही जल्दी आपको आपका काम लौटा दूंगा, ठीक है? समझ गए आप सब लोग? Yes, sir. इसके अलावा अब हमारी जो क्लास होगी, आई मीन जो भी स्लॉट्स होंगे, आपको मैं ग्रुप पर इन्फॉर्म कर दूंगा पूरा PDF बना करके किसको किस टाइम आना है। उसके हिसाब से आप ज्वाइन जरूर करना, प्लीज अवेलेबल रहना, ऐसा ना हो कि मुझे आपका वेट करना पड़े। देखो सिबो,
Okay, so with this, I'm ending the class. Au revoir.